हेलो फ्रेंड्स, आज हम साइंस का रिवीजन करेंगे। तो साइंस का हमारा पहला चैप्टर है चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। A reaction in which two or more reactants combine to form a single product is called combination reaction. Means वह रिएक्शन जिसके अंदर दो या दो से अधिक रिएक्टेंट का मतलब अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद सेकंड टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी अ रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी वह रिएक्शन जिसमें कोई कंपाउंड, कोई यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सिंपल सब्सटेंसेस में बढ़ता है, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। किसी भी कंपाउंड को डिकम्पोज करने के लिए हमें आउटसाइड से कोई एनर्जी चाहिए होती है। तो यदि किसी कंपाउंड को आप हीट के ज़रिए डिकम्पोज करते हो तो वह कहलाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, हीट के ज़रिए जब किसी कंपाउंड को आप स्प्लिट करोगे तो कहलाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद यदि किसी कंपाउंड को इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए डिकम्पोज करा जाता है तो वो कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है H2O गिव्स हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। मतलब जब आप वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ठीक है, ये कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसके बाद यदि किसी कंपाउंड को आप सनलाइट के ज़रिए डिकम्पोज करते हो तो वो कहलाएगा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड को जब आप सनलाइट में रखोगे तो वो सिल्वर और क्लोराइड में टूट जाएगा, यानी क्लोरीन में टूट जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर आता है कि वाइल कलर सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट। ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है कि सिल्वर क्लोराइड को डार्क कलर की बोतल में क्यों रखते हैं? ठीक है, डार्क कलर की बोतल में इसलिए रखते हैं ताकि हम उसको सनलाइट से डिकम्पोज होने से बचा सकें। ठीक, क्योंकि अगर सनलाइट में रख दिया, सिंपल ट्रांसपेरेंट बोतल में रख दिया तो वो सिल्वर क्लोराइड ग्रे कलर का बदल जाएगा और वो डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी करते हैं, इस रिएक्शन का इस्तेमाल। ठीक, अगला टाइप है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है डिस्प्लेस यानी प्लेस से हटना। तो द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी वह रिएक्शन जिसमें ज़्यादा रिएक्टिव जो मेटल होगा वो कम रिएक्टिव मेटल को उसके प्लेस से हटा देगा। ठीक, एग्जाम्पल में जैसे कि आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो आप देखोगे कि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो आयरन कॉपर को उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर देगा, यानी अलग हटा देगा। ठीक है, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बनता है, द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट चेंज टू पेल ग्रीन कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट एंड ब्राउन कलर डिपोजिशन ऑफ कॉपर इज ऑब्जर्व। अगला टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी a reaction in which any two compounds are formed by mutual exchange of ions between the reactant is called double
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी यहाँ पर क्या होता है कि दो कंपाउंड अपने आयंस एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देखोगे सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, तो ये सोडियम और बेरियम दोनों अपने आयन एक्सचेंज कर लेंगे, तो आप देखोगे यहाँ पर बेरियम सल्फेट और NaCl, ठीक है। और यहाँ पर जो ये बेरियम सल्फेट बना है, जो बना है बेरियम सल्फेट, ये एक प्रेसिपिटेट है, यानी एक अघुलनशील अशुद्धि अनप्योरिटी है, ठीक है। ऐसी रिएक्शन को या इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। अगला रिएक्शन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन सिंपल, एडिंग ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट एंड रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम रिएक्टेंट, यानी जिस इक्वेशन में रिएक्टेंट में ऑक्सीजन जुड़ रहा हो या हाइड्रोजन घट रहा हो उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल C+O2, आप यहाँ देखोगे कि रिएक्टेंट में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। रिडक्शन इसका उल्टा होता है, रिवर्स होता है, जहाँ पर आपका हाइड्रोजन रिएक्टेंट में से ऐड हो रहा हो और ऑक्सीजन रिएक्टेंट में से घट रहा हो, ठीक है। एग्जाम्पल CuO+H2O और गिव्स CuH2O। आप यहाँ देखोगे कि रिएक्टेंटों में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका रिडक्शन इक्वेशन या रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे ऑक्सीजन भी जुड़ रहा है और हाइड्रोजन भी जुड़ रहा है, दोनों काम दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यानी जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं उसे कहते हैं रेडॉक्स रिडक्शन। एग्जाम्पल पूछे तो आपको यही एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है न। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है सेकंड चैप्टर, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। जनरली आपको एसिड और बेस में डिफरेंस करना आना चाहिए। एसिड क्या होते हैं? एसिड टेस्ट में सोर होते हैं यानी खट्टे होते हैं और ब्लू लिटमस को रेड में बदल देते हैं और एक्यूज सॉल्यूशन के साथ H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं और ये एक्यूज सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, अगर हम एसिड के एग्जाम्पल देखें तो सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये कुछ एसिड के एग्जाम्पल हैं। सेम इसी प्रकार से अगर आप बेस में देखोगे तो बेस क्या होते हैं? टेस्ट में बिटर होते हैं और टच करने में थोड़े साबुन जैसे लगते हैं, जो कि रेड लिटमस को नीला कर देते हैं और एक्यूज सॉल्यूशन के साथ हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं और जो एक्यूज सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्ट करते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं बेस के, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसके बाद एक छोटी सी बात, एल्कलीज क्या होती हैं? एल्कलीज यानी कुछ बेस वाटर में डिसॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं? सॉल्युबल। कुछ बेस पानी में घुल जाते हैं, उन बेस को हम एल्कलीज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब कुछ छोटा सा कि किन सब्सटेंस में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो विनेगर सिरके में एसिटिक एसिड, दही में लैक्टिक एसिड, टैमरिंड में टार्टरिक एसिड और स्पिनच में ऑक्सैलिक एसिड। टमाटर में भी ऑक्सैलिक एसिड, ज़्यादातर खट्टे फलों में या सब्जियों में, ठीक है। हम बात करते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैसे बनता है? तो आपको इक्वेशन याद रखनी है कि सोडियम क्लोराइड के एक्यूज सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करने से, ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में कुछ प्रोडक्ट हैं इसके और भी, क्लोरीन और हाइड्रोजन, ठीक है। अब सोडियम क्लोराइड के एक्विस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करने का जो ये प्रोसेस है इसे कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक। इसके बाद आता है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? तो इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जिनके ज़रिए हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई सॉल्यूशन एसिड है या बेस है, ठीक, जिनके ज़रिए हम पता लगा सकते हैं कोई चीज़ अम्ल है या क्षार है। अब इंडिकेटर्स 3 प्रकार के होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक और ओलाफैक्टरी, ठीक है। नेचुरल में आपके नॉर्मली लिटमस सॉल्यूशन, रेड कैबेज और टर्मरिक आते हैं और सिंथेटिक में आपका फिनाइलफेथलीन और मेथाइल ऑरेंज आते हैं और ओलाफैक्टरी में आपका ऑनियन, वेनिला, क्लोव ऑयल, ठीक है।
इनके ज़रिए हम पता लगा सकते हैं कि कोई सॉल्यूशन एसिड है या बेस है, क्योंकि ये अलग अलग कलर दिखाते हैं। जैसे कि अगर आप लिटमस पर अगर एसिड में डालोगे, लिटमस सॉल्यूशन एसिड पर डालोगे तो रेड हो जाएगा और बेस में ब्लू। रेड कैबेज जो है एसिड में रेड हो जाएगा और बेस में ग्रीन। ठीक है, टर्मरिक एसिड में नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन बेस में जाकर रेड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे फिनाइलफथिलीन का है कलरलेस पिंक, रेड, येलो। और ऐसे ही ओलाफैक्ट्री हम इन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि गंदगी सूचक होते हैं, यानी इनकी स्मेल में कुछ परिवर्तन आता है। ठीक है, तो इनकी स्मेल के जरिए भी हम पता लगा सकते हैं, इसलिए इनको ओलाफैक्ट्री कहते हैं। ठीक, फिर आता है एक पीएच स्केल। पीएच स्केल, पीएच स्केल की जो रेंज होती है वो 0 से 14 तक होती है, यानी पीएच स्केल पर 0 से लेकर 14 तक नंबर होते हैं। ठीक है, जिसकी एग्जिट वैल्यू 7 आएगी वो न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं, जिनकी पीएच वैल्यू 7 से कम आएगी वो एसिटिक सब्सटेंस होते हैं, और जिनकी वैल्यू 7 से ज़्यादा आएगी वो बेसिक सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, क्या पीएच वैल्यू हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है? तो हम अपनी लाइफ दैनिक जीवन में देखते हैं पीएच के क्या यूजेज हैं डेली लाइफ में। ठीक है, तो आपने देखा सुना होगा या पढ़ा होगा कि हमारे स्टमक में एक खतरनाक एसिड होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जो डाइजेशन में काम आता है। कभी कभार जब ये ज़्यादा हो जाता है तो हमें एसिडिटी हो जाती है। ठीक है, तो एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम एंटी एसिड का इस्तेमाल करते हैं। अब एंटी एसिड क्या है? नॉर्मली आप लिखोगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, या बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट आता है पीएच चेंज एज द काउज ऑफ टूथ डिके। हमारे दांतों का पीएच वैल्यू ये अगर 5.5 से कम होती है तो हमारे दांत डिके होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए अच्छा रहता है कि खाने के बाद ब्रश करना चाहिए, क्योंकि टूथपेस्ट कैसा होता है, बेसिक नेचर में होता है, जो कि न्यूट्रल कर देता है हमारे माउथ के पीएच को। ठीक है, इसके बाद कुछ आपने एनिमल्स सुने होंगे, लाइक बीज, मधुमक्खी जो काटती है या डंक मारती है तो उसके डंक में एसिड होता है। ठीक है, तो जब एसिड हमारी बॉडी में पहुंच जाता है तो उससे हमें पेन और इरिटेशन होता है, इसलिए उसको न्यूट्रल करने के लिए हम बेकिंग सोडा वगैरह या किसी बेस का और इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर मिट्टी, पीएच इन सॉइल। मिट्टी, यदि मिट्टी एसिड रेन के बाद अगर ज़्यादा एसिडिक हो गई है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए उसमें क्विक लाइम या स्लैग लाइम वगैरह मिलाया जाता है। ठीक, इसके बाद आता है सॉल्ट्स। सॉल्ट्स क्या होते हैं? तो सॉल्ट जो है वो आयनिक कंपाउंड होते हैं जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो एसिड और बेस के बीच में होता है उसमें प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है जैसे कि NaOH जो कि एक बेस है, HCl जो कि एक एसिड है, इन दोनों के रिएक्शन से NaCl सोडियम क्लोराइड बना जो कि एक सॉल्ट है न्यूट्रल। ये रिएक्शन कहलाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक, अगली चीज़ है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे का जो केमिकल नेम है वह है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी NaHCO3। कैसे बनता है? लाइमस्टोन को हीटिंग करने पर, यानी CaCO3 लाइमस्टोन है, जब इसको हीट करते हैं तो बनता है आपका CaO + CO2। ठीक है, और फिर जो ये CO2 पास थ्रू द कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड अमोनिया, यानी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब आप अमोनिया और कार्बन डाई पास कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो आपका बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, फॉर्मूला ये है। अब बात आता है बेकिंग सोडा के यूज़ कहाँ पर होते हैं। तो बेकिंग सोडा के यूज़ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, पेपर इंडस्ट्रीज़ में, और अशुद्धियाँ जो होती हैं जल में उनको दूर करने के लिए इस्तेमाल होता है। बेकिंग पाउडर जो है वो मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा का। ठीक है, जो माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्ट्रिक एसिड, यानी जो टार्ट्रिक एसिड वगैरह के साथ रिएक्ट मिक्स कराकर बनता है। ठीक, वॉशिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, प्रिपरेशन कैसे बनता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और वॉशिंग सोडा बनता है। ठीक है,
इसके बाद यूजेस, इसके यूज़ कहाँ हैं? ग्लास शॉप, पेपर इंडस्ट्रीज़ में, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, पानी की कठोरता को दूर करने के लिए, और डोमेस्टिक यानी घर में साफ़ सफाई के लिए। ठीक है। अगला आता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaOCl2। कैसे बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में यानी एक्वस सॉल्यूशन में क्लोरीन पास करने से बनता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ठीक। अगला आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। POP का केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, फॉर्मूला CaSO4 हाफ H2O। ठीक है। बनता कैसे है? यानी जिप्सम को हीट करते हैं जब 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमें मिलता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये इक्वेशन लिखी हुई है कि कैसे बनता है आपका POP। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। उसके बाद आता है वाटर क्रिस्टलाइजेशन। मतलब ये क्या है? तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स केमिकली अटैच्ड टू फॉर्मूला यूनिट। यानी केमिकली वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं फिक्स कर उनको अटैच कर दिया जाता है, उन्हें कहते हैं वाटर का क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है। जैसे कि CuSO4 5H2O में, यानी यहाँ पर 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, फिक्स हैं। ठीक। अगला चैप्टर है हमारा नेक्स्ट, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है। मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आपने डिफरेंस पढ़ रखा होगा, लेकिन यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एक्सेप्शन। ठीक है। तो मरकरी, तो आपको पता होना चाहिए कि मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये ऐसे मेटल हैं जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, आसानी से चाकू से काटे जा सकते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम होता है। गैलियम, सीजियम, ये ऐसी मेटल हैं जो हमारे हथेली पर, पाम पर रखने से पिघल जाती हैं, क्योंकि भी इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा लो होता है। ठीक है। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लस्टर होता है, यानी शाइनिंग वाला, सबसे ज़्यादा चमकदार होता है। ठीक है। ग्रेफाइट कार्बन का ओलोट्रोप्स है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है। इसी प्रकार से डायमंड भी ओलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है जो कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा कठोर होता है ये। ठीक है। फिर यहाँ पर आपको कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए मेटल की, कि मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो बनेगा मेटल ऑक्साइड, मेटल अगर वाटर से रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, मेटल अगर डाइल्यूट एसिड से करेगा तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है। तो ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट इन द सेम मैनर, बस थोड़ा सारी मेटल इस तरह से रिएक्ट नहीं करती हैं, कुछ अलग भी है, कुछ का एक्सेप्शन भी है। एक ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये क्या होता है? तो कुछ वैसे आपको पता होगा कि मेटल जो होता है वो बेस ऑक्साइड बनाते हैं और नॉन मेटल जो होता है वो एसिटिक ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो दोनों तरह के ऑक्साइड बनाते हैं, मतलब बेस भी और एसिटिक भी, उनको कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है। तो एल्युमिनियम और जिंक दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं। ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कि अभी मैंने बताया कि जितने मेटल होते हैं वो बेस ऑक्साइड बनाते हैं और जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो एसिटिक ऑक्साइड बनाते हैं। फिर आता है रिएक्टिविटी सीरीज़। रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या है? तो रिएक्टिविटी सीरीज़ एक लिस्ट है मेटल्स की जिसमें इनको इस प्रकार से अरेंज किया गया है, डिक्रीजिंग एक्टिविटी ऑफ रिएक्टिव सीरीज़, यानी कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव को सबसे ऊपर रखा है और फिर उसके बाद जो कम रिएक्टिव हैं उनको नीचे रखा गया है। रिएक्टिविटी सीरीज़ को याद करने का एक आसान सा तरीका भी है, लेकिन वो मैं अगली क्लास में बताऊँ। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल और नॉन मेटल, यानी मेटल और नॉन मेटल जब अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे से, तो बनता है आयनिक कंपाउंड। ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, देखो कैसे बना हुआ है। ऐसी मैग्नीशियम क्लोराइड भी एक आयनिक कंपाउंड है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो आपको याद रखना है कि आयनिक कंपाउंड जनरली सॉलिड और हार्ड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है बहुत आयन का, वो ज़्यादा होता है। ठीक है। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्यों होता है? क्योंकि हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी ब्रेक स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। ठीक है। फिर जनरली ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में, सिर्फ ये वाटर में, पानी में सॉल्युबल होते हैं और किसी लिक्विड में या किसी लिक्विड में नहीं होते, ऑयल वगैरह में। ठीक है। और जनरली ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करते हैं एक्यूस सॉल्यूशन में। ठीक है।
अगला चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सबसे पहली बात, कार्बन नेचर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है या यौगिक के कंपाउंड के रूप में पाया जाता है, क्यों? उसका रीज़न सिर्फ यही है कि कार्बन के अंदर ये दो गुण हैं, कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी। कैटेनेशन का मतलब होता है कि कार्बन कार्बन के एटम से मिलकर चेन, ब्रांच, रिंग जैसी संरचनाएं बनाता है और उनमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड करके लिंक होते हैं। ठीक है। दूसरी खासियत कार्बन की ये है कि टेट्रावैलेंसी, यानी इसकी वैलेंसी 4 होती है, तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। क्या करता है? साझेदारी करता है, लेता तो नहीं है, सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर कर ये कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर भी हैं जो ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद आता है ऑलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। इस बार ये इम्पोर्टेंट है कि ग्रेफाइट और डायमंड कार्बन के अपरूप हैं, एलोट्रॉप्स हैं। ग्रेफाइट एक हेक्सागोनल आकृति होती है, 2 डायमेंशन बोले तो। ठीक है। और इसका एक कार्बन 3 अदर कार्बन से जुड़ा होता है और ये देखने में लगभग स्मूथी और स्लिपरी होता है और ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। और इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम? लुब्रिकेंट और पेंसिल में। ठीक। लुब्रिकेंट का मतलब सतह वगैरह, चिकनी वगैरह जहाँ पर होती है। ठीक है। डायमंड की बात करें तो ये 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बनाता है। एक कार्बन 4 अदर कार्बन से जुड़ा होता है, सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है ये, लेकिन बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी। और इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम? लाइक कटिंग टूल्स और ज्वेलरी, यानी सबसे कठोर होता है, इसलिए टूल्स वगैरह को काटने में भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है। कार्बन की हमने बात करी थी कि कार्बन टेट्रावैलेंट है, तो इसलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन खोकर आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता, सिर्फ ये इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर कर क्या बनाता है? कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है। कोवैलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? कोवैलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ नॉर्मली 2 हैं, इनको याद रखना कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है बहुत कम होता है। दूसरा कि ये जनरली इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों के शेयर से बनते हैं, आयन प्रोड्यूस या आयन फॉर्म नहीं करते हैं। ठीक। इसके बाद आता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन। सैचुरेटेड कार्बन क्या होते हैं? सबसे पहले हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। हाइड्रोकार्बन होते हैं यानी वह कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से बनते हैं, मिलकर बनते हैं, वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब जिन हाइड्रोकार्बन में एकल बॉन्ड यानी एकल आबंध, सिंगल बॉन्ड होता है, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, वो कहलाते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जो 2-2 या 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं वो कहलाते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, यानी एल्केन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन डबल बॉन्ड, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक। इसके बाद आता है होमोलोजियस सीरीज। होमोलोजियस सीरीज क्या होती है? यानी वह सीरीज होती है जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप लगा होता है। ठीक है। वो होमोलोजियस सीरीज होती हैं, लाइक CH4, C2H6, C3H, यानी सब में यहाँ पर आप देखोगे एल्केन ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है। होमोलोजियस सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी कि इनके जनरल मतलब इन सब में सेम जनरल फॉर्मूला लगा होता है, और अगर आप इनको घटाकर देखोगे तो CH2 का डिफरेंस आता है। ठीक है। और इनके अगर मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालोगे तो इनमें 14U का डिफरेंस आएगा, घटाकर देखोगे तो 14U का डिफरेंस आएगा। और ये जो होते हैं इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है लगातार जनरली बढ़ती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है। ठीक है। फिर एक आता है आइसोमर। ठीक है। आइसोमर क्या होते हैं? तो आइसोमर वह कंपाउंड या आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड, यानी जिनका फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, उन्हें कहते हैं आइसोमर। ठीक है। जैसे कि आप ब्यूटेन का लिखोगे तो सिर्फ CH4C4H10 ही लिखोगे ब्यूटेन को, लेकिन इसका स्ट्रक्चर कैसा भी हो सकता है, लाइक ऐसे हो सकता है, ब्रांच वाला हो सकता है, रिंग वाला हो सकता है। ठीक। इन्हें कहते हैं आइसोमर, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। इसके बाद हम बात करते हैं 5th चैप्टर की पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। सबसे पहले मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। तो मेंडलीव ने जो अपना पीरियोडिक टेबल बनाई थी या अपनी जो टेबल बनाई थी उसमें उसने किस आधार पर बनाई थी? एटॉमिक मास के आधार पर। लेकिन जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी हुई है वो किस लॉ पर बनी हुई है? जी, एटॉमिक नंबर।
ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये मेंडलीव्स का पीरियोडिक लॉ है और ये मॉडर्न पीरियोडिक का लॉ है, ठीक है। बात आती है लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव। मेंडलीव ने जो अपनी क्लासिफिकेशन करा था उसकी क्या कमियां रही थी। तो पहली कमी तो इसकी कि वो हाइड्रोजन को फिक्स पोजीशन नहीं दे पाया था, करेक्ट पोजीशन नहीं दे पाया था। दूसरी बात, वो आइसोटॉप्स को भी उसके लिए चैलेंज था कि उनको कहाँ रखा दे, ठीक है। और तीसरी कमी थी कि उसने एटॉमिक मास का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा था उसको एक जगह गलत रखा, यानी ज़्यादा वाले एटॉमिक मास वाले नंबर को या एलिमेंट को उसने पहले रखा और कम वाले को बाद में रखा, ठीक। क्या मेंडलीव की टेबल जो थी वो उसमें कुछ खासियत थी? जी, मेंडलीव की टेबल में बहुत बढ़िया खासियत थी। उसी की मदद से ही, उसी की हेल्प से ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना पाए हैं। तो उसकी खासियत क्या थी? पहली बात तो मेंडलीव ने जो अपनी टेबल बनाई थी तो उसकी टेबल में खासियत ये थी कि जो ग्रुप था तो उस ग्रुप में सिमिलर प्रॉपर्टी वाले सारे के सारे एलिमेंट एक ही ग्रुप में थे, ठीक। दूसरी उसकी खासियत ये थी कि वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं था, मतलब उसे पता था कि आगे कोई एलिमेंट्स खोजे जा सकते हैं, इसलिए उसने क्या करा था, गैप छोड़ा था अपनी पीरियोडिक टेबल में, गैप छोड़ा था, जिसकी वजह से स्कैंडियम गैलियम वगैरह को उन प्रॉपर उसमें रखा गया था, ठीक है। और लास्ट थी कि मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसकी टेबल में नोबल गैसेस को अलग से एक ग्रुप में रखा गया था, ठीक है। तो अगर हम बात करें आइडेंटिफाइंग ग्रुप द पीरियड बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि वो एटॉमिक नंबर पर बनी हुई है। तो एटॉमिक नंबर हमें को पता हो तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ईजिली कर सकते हैं। उसके बाद आप पता भी लगा सकते हो कि लुक एट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस सेल, यानी लास्ट सेल में आप देखोगे कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसके ज़रिए आप ग्रुप का पता लगा सकते हो। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ज़रिए आप नंबर ऑफ सेल का भी पता लगा सकते हो, ठीक। कैसे पता लगा सकते हैं देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हमने लास्ट सेल में देखा एक इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर 1, लास्ट में 2 बच रहे हैं तो ग्रुप नंबर 2, लास्ट में 3 बच रहे हैं तो 13, ठीक है। यानी आप इससे ईजिली ग्रुप का पता लगा सकते हो और सेल का भी पता लगा सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ज़रिए हम सेल का भी पता लगा सकते हैं, यानी कितने कोश होंगे। जैसे कि इसमें 1-2 ही हैं, एक ही सेल है तो 1 पहले पीरियड में होगा, ठीक है। इसमें 2 सेल हैं तो ये 2 दूसरे पीरियड में होगा, इसमें 3 है तो तीसरे पीरियड में होगा, ठीक। आपको पता होना चाहिए कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप हैं, यानी 18 कॉलम हैं और 7 पीरियोडिक लाइन है, ठीक है, यानी पीरियड जिन्हें बोलते हैं, ठीक है, रो हैं जिन्हें पीरियड बोलते हैं। इसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में और भी कुछ खासियतें हैं, वो क्या हैं? पहली बात एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो अगर आप किसी भी ग्रुप में नीचे जाओगे डाउन द ग्रुप तो आप देखोगे कि एटॉमिक साइज़ जो है या एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज़ हो रही होगी। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही होंगी, इस वजह से एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा होगा। और पीरियड में आप देखोगे कि डिक्रीज होगा, यानी लेफ़्ट से राइट जाओगे पीरियड में तो आप देखोगे कि एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस घटेगी, ठीक है। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसी प्रकार से वैलेंसी का है, आप ग्रुप में नीचे जाओ या ऊपर जाओ वैलेंसी सेम रहेगी, लेकिन पीरियड में लेफ़्ट से राइट जाने पर पहले तो इंक्रीज़ होगी फिर डिक्रीज़ होना शुरू होगी, ठीक। इसके बाद मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें अगर हम, तो मेटेलिक कैरेक्टर आप ग्रुप में अगर नीचे जाओगे तो इंक्रीज़ होगा और पीरियड में अगर लेफ़्ट से राइट जाओगे तो डिक्रीज़ होगा, ठीक है। इसी का रिवर्स नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है कि अगर नीचे जाओगे तो डिक्रीज़ होगा और लेफ़्ट से राइट जाओगे पीरियड में तो इंक्रीज़ होगा, ठीक। ये थे हमारे कुछ 5 चैप्टर जिन्हें हमें जल्दी से थोड़ा पढ़ लिया है, क्योंकि रिवीजन है, और भी कुछ चीज़ें होंगी वो भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो कि और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनको भी इसमें डालेंगे, ठीक। तो फिलहाल हमने 5 चैप्टर कर लिए हैं, रिवीजन में जल्दी 5 चैप्टर कर लिए हैं और नेक्स्ट वीडियो में 5 चैप्टर और करेंगे, ठीक।